Okay, so I'll stop my camera to enable seamless screen sharing. Okay, so the topic I've chosen is to present as Power Apps and Azure Cognitive Service for facial recognition based entry. So, sub, I chose my language to Urdu. So let's start in Urdu. तो सबसे पहले इस टॉपिक इन पावर प्लेटफॉर्म के की कैपेबिलिटीज़ का पूरा इस्तेमाल करने के लिए मैंने जो टॉपिक चूज़ किया वो पावर ऐप और एज़्योर कॉग्निटिव सर्विस का। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे पावर ऐप्स क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे एज़्योर कॉग्निटिव सर्विसेज क्या हैं और इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम एक सिस्टम बनाएंगे फेस रिकॉग्निशन बेस्ड एंट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले Power Apps is a suite of application, services, connectors, and data platform that provides a rapid application development environment for everyone to build custom apps for your business needs. So सबसे पहले Power Apps जैसा कि हम सबको ही पता होगा और जिसे नहीं पता वो रैपिड एप्लीकेशन टूल है। इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास कैनवास ऐप्स हैं जो बेसिकली एक क्लीन स्लेट हमें करती हैं, तो हमें जो भी फंक्शनैलिटीज़ डालनी है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है वो हमें खुद करना पड़ता है। उसके टेम्पलेट्स दिए हुए होते हैं कैनवास ऐप के, तो हम टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बाद हमारे पास मॉडल ड्रिवन ऐप्स होती हैं। मॉडल ड्रिवन ऐप्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है मॉडल पे ड्राइव हुई हुई होती हैं। तो हमारे पास अगर डेटावर्स में सो बेसिकली डेटावर्स अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म है, डेटाबेस है पावर ऐप्स का। तो मॉडल ड्रिवन ऐप्स बेसिकली अगर कोई टेबल बना हुआ है और उस पे मॉडल ड्रिवन ऐप उस मॉडल को देखते हुए वो ऐप को जनरेट कर देता है, तो हमारे पास रिस्पॉन्सिव व्यूज़ आ जाते हैं, फॉर्म्स आ जाते हैं और बेसिक एक ऐप बन जाती है जो क्रेडिट पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हमारे पास पोर्टल्स होते हैं। पोर्टल्स बेसिकली कैनवास ऐप और मॉडल ड्रिवन ऐप बेसिकली इंटरनल यूज़र्स के लिए होती है जिनके पास लाइसेंस है। तो एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स के लिए हम पोर्टल यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई एक्सटर्नल यूज़र्स को देनी है, अगर कोई हमारा करंट कस्टमर है, जैसे कि कोई कस्टमर सपोर्ट किसी एक्सटर्नल यूज़र को सेल्फ सर्विस के लिए देनी है, तो हम वो पोर्टल्स का यूज़ करते हैं और उसे एक्सपोज़ कर देते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए। उसके बाद हम देखते हैं एज़्योर कॉग्निटिव सर्विस है। Azure Cognitive Service brings AI within reach of every developer, hiring machine learning expertise. All it takes is an API call to embed the ability to see, hear, speak, search, understand, and accelerate decision making into your apps. Enable developer for all skill level to easily add AI capabilities to their applications. तो कॉग्निटिव सर्विस बेसिकली वो सर्विसेज हैं जो एआई और एमएल को यूज़ करते हुए हमें एपीआई एक्सपोज कर दिए हैं, तो हमें उनके एल्गोरिथम्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई नाइव यूज़र भी और सिटीजन डेवलपर भी वो यूज़ कर सकता है without knowing what's going underneath those algorithms. Although it is good to know what's working, how to get a better understanding, नहीं है। हम कोई भी किसी भी स्किल का बंदा सिर्फ वो एपीआई यूज़ कर सकता है और उसे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे फेशियल डिटेक्शन के लिए यूज़ करना है अगर कोई एपीआई, तो उसके बॉडी है, रिस्पॉन्स है, तो हम एक यूआरएल दे देते हैं इमेज का, तो वो डिटेक्ट करके फीचर खुद दे देता है। तो हमें ये नहीं जानने की ज़रूरत कि वो एल्गोरिथम में क्या कर रहा है, किस तरह फेशियल फीचर डिटेक्ट कर रहा है, कितने फेशियल डिटेक्ट कर रहा है और हमें किस तरह से वो जनरेट करके रिजल्ट दे रहा है। हमें बस आउटपुट जो एपीआई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है वो हमें मिल जाता है। तो बेसिकली एक्सपोज एपीआईज हैं एज़्योर कॉग्निटिव सर्विस। तो बेसिकली इनमें बहुत
सारे डिवीजन्स हैं, लैंग्वेज का है जो एनएलपी होते हुए हमें टेक्स्ट एनालिटिक्स और बाकी सारी चीज़ें कर देती है। स्पीच है, टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटीज़ हमें ये प्रोवाइड कर देता है। देन वी हैव मशीन लर्निंग एंड विज़न में फेशियल डिटेक्शन, फेशियल रिकॉग्निशन एंड इस टाइप की सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं एक्सपोज़ एपीआई के थ्रू। उसके बाद हमारे पास सर्च है, नॉलेज है, तो बेसिकली से ईज़ी टू यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, तो जैसे नाइव यूज़र आराम से इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हमें हमारा जो मकसद है फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड एंट्री सिस्टम, उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास एज़्योर फेस एपीआई का सेटअप करना पड़ेगा एज़्योर पोर्टल पे, और हमें ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एज़्योर फेस एपीआई सेटअप हम एज़्योर पोर्टल पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एज़्योर पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स होने चाहिए इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए और उस पे सर्विसेज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लॉगिन किया एज़्योर पोर्टल पे और इस एपीआई की सर्विस सर्च करके इस पे चले गए। उसके बाद हमने एक न्यू फेस एपीआई की सर्विस क्रिएट की। सो बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर नेटवर्क है, रिसोर्स ग्रुप इफ अगर हमारे पास क्रिएट हुआ हुआ रिसोर्स ग्रुप तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, और हम नया भी बना सकते हैं जिसमें बेसिक सर्विस ऐड होगी। उसके बाद हमारे पास रीजन्स हैं, जिस रीजन में आप हैं टू गेट बेटर बैंडविड्थ एंड बेटर रिस्पॉन्स यू शुड चूज़ अ रीजन इन विच यू आर और नियर। उसके बाद हमारे पास नेम है जो हमें सर्विस क्रिएट फेस का सर्विस का नाम देना है। देन वी हैव प्राइसिंग टियर। सो अच्छी बात यह है कि इसमें फ्री टियर भी अलाउड है और एक S0 भी, जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज और कॉल्स पर डे एंड पर मंथ प्रोवाइड करता है। तो इसकी तो लंबी डिस्क्रिप्शन है कि प्राइसिंग क्या है, तो हम आराम से व्यू फुल प्राइसिंग डिटेल पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके हमें क्रिएट करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा फेस एपीआई की सर्विस हमें, उसके बाद हमें उस फेस एपीआई की सर्विस जो हमने क्रिएट किया है उस पे जाना है, क्योंकि हमें उसकी सब्सक्रिप्शन की चाहिए होती है और एंड पॉइंट चाहिए। बेसिकली फेस एपीआई 3 तरह से एक्सपोज़ है। हम पावर ऑटोमेट को यूज़ करते हुए भी इनकी एपीआईज़ यूज़ कर सकते हैं, हम डॉटनेट कोर को यूज़ करते हुए भी इनकी एपीआई यूज़ कर सकते हैं, और हम पावर ऑटोमेट में एचटीटीपी कॉल्स की भी कर सकते हैं। तो पावर ऑटोमेट माइक्रोसॉफ्ट फ्लो में हमारे पास कनेक्टर्स भी मौजूद हैं जो इन एपीआईज़ को करते हैं, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो सबसे ईज़ी टू यूज़ है और मैंने भी वही, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म सिटीज़न्स अब डेवलपर्स को ज़्यादा टारगेट करता है, तो उनके लिए ईज़ ऑफ यूज़ यही है कि माइक्रोसॉफ्ट फ्लो पे वो जस्ट कनेक्टर सेलेक्ट करें और उनकी डिस्क्रिप्शन डाल के वो यूज़ कर सकें। तो इधर से हमें सब्सक्रिप्शन की और एंड पॉइंट मिल जाएगा जैसे ही फेस एपीआई क्रिएट होगी, तो उसके बाद हम ये क्रेडेंशियल डाल के फेस एपीआई की एपीआईज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज अकाउंट है जो हम यूज़ करेंगे अपनी इमेज स्टोर करने के लिए, और यूआरएल के लिए हम ब्लॉब स्टोरेज यूज़ करेंगे इसका। तो सबसे पहले हमें स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सर्विसेज में जाके। तो हम एज़्योर पोर्टल पे जाके सर्च करेंगे स्टोरेज अकाउंट। तो बेसिकली ये स्टोरेज की कैपेबिलिटी हमें दे देता है। हम कंटेनर्स में बना सकते हैं, उस कंटेनर में चीज़ें स्टोर करा सकते हैं एज अ ब्लॉब एंड अदर फॉर्मेट्स। तो हम स्टोरेज अकाउंट में जाते हैं, हम स्टोरेज अकाउंट में क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास ये
फॉर्म खुल जाता है। उस इसमें भी रिसोर्स ग्रुप अगर क्रिएट हुआ है तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली कंपनी का जिसके अंदर हमें ये सर्विस बनानी है। उसके बाद हम स्टोरेज अकाउंट का नाम दे सकते हैं, रीजन प्रीवियसली जैसे कि अगर कोई करीब का रीजन है या जिस रीजन में आप हैं वो चूज़ करना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो। उसके बाद इसमें भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम है और उसके बाद रिडंडेंसी है। तो हम स्टोरेज अकाउंट रिव्यू एंड क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारे पास स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद स्टोरेज क्रिएट होने के बाद हमें कंटेनर बनाना पड़ता है ताकि उसमें हम इजीली स्टोर, इसलिए हम उस क्रिएटेड स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे, हम क्रिएट करेंगे और कंटेनर एक क्रिएट कर जो भी डिटेक्शन और फेशियल रिकग्निशन के लिए पिक्चर्स हैं हम वो ऐड कर सकें और उनका यूआरएल गेट कर सकें। तो प्रोसेस जो बेसिकली हमारा होगा ये पर्पस अचीव करने के लिए कि फेशियल रिकग्निशन बेस्ड एंट्री आ जाए। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली पर्सन ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली पर्सन ग्रुप एक कंटेनर है जिसमें हम फेसेस ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसे ट्रेन कर सकते हैं, तो रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन उस मॉडल पे हो सकती है। तो सबसे पहले हमें एक यूनिक पर्सन ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी कोई आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो बेसिकली मेरी जो कंपनी है एम्पीरियम डायनामिक्स, तो मैं उसमें एक पर्सन ग्रुप बना एम्पीरियम डायनामिक्स का और उस कॉन्टैक्ट होंगे एम्पीरियम डायनामिक्स के, मैं उसमें उस पर्सन ग्रुप में ऐड करूँगा ताकि वो एक अच्छा सा मॉडल बन जाए जिससे हम आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सा पर्सन हमारे मॉडल में है और कौन सा हमारे मॉडल में नहीं है। तो सबसे पहले हम यूनिक आईडी से एक पर्सन ग्रुप बना लेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि फेस एडिशन का, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डायनेमिकली आते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो हमें एक फ्लो चाहिए जो जैसे ही कोई अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करे या अपडेट करे हमारे पर्सन ग्रुप में ऐड होना चाहिए और रिकॉग्निशन मॉडल ट्रेन हो जाना चाहिए उस पर्सन ग्रुप का। तो बेसिकली ये भी एक फ्लो है जो कॉन्टैक्ट के अपडेट पे होता है और उस पर्सन के फेस को एंड पर्सन ग्रुप ऐड कर देता है और रीट्रेन कर देता है वो मॉडल जो हमारा पर्सन ग्रुप का है। उसके बाद हमारा तीसरा फ्लो जो है वो फेस डिटेक्शन का है। तो बेसिकली फेस डिटेक्शन कैप्चर हुई हुई इमेज के फेस डिटेक्ट करेगा, उसके फीचर्स कैलकुलेट करेगा और वो हमारे पर्सन ग्रुप में फिर देखेगा कि वो फीचर्स उस फीचर का बंदा हमारे पास पर्सन ग्रुप में है या नहीं। तो बेसिकली इससे हमारे पास आइडेंटिफाई ये हो जाएगा कि वो हमारे एम्पीरियम डायनामिक्स में कॉन्टैक्ट है या नहीं। उसके बाद यूआई के लिए हमने कैनवस ऐप दे दी जो बेसिकली इजी टू यूज़ है, जिसमें आप कैप्चर कर सकते हैं और फेस डिटेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आपको उसी स्क्रीन पे मिल जाएगा कि इफ़ द पर्सन एग्जिस्ट in the Imperium Dynamics contact and his entry is allowed or not, and all the things regarding to the contact entity. तो सबसे पहले पर्सन ग्रुप के क्रिएशन का ट्रिगर फ्लो बना लिया है ताकि हमारी एक पर्सन ग्रुप की आईडी आ जाए जिसे हम आगे फेस एडिशन एंड फेस रिकॉग्निशन में रेफर कर सकें। तो हम इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा एक ही पर्सन ग्रुप रहेगा और वही ओवर द टाइम ट्रेन होके बहुत अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद फेस एडिशन के जो प्रोसेस है वो हमारे पास 7 स्टेप प्रोसेस है। सो बेसिकली ये एक माइक्रोसॉफ्ट फ्लो है जिसके स्टेप्स डिवाइड करके मैंने इस प्रेजेंटेशन में ऐड किए हुए हैं। जैसे ही स्टेप्स कंप्लीट होंगे हम फ्लो पे चले जाएंगे ताकि हमें रियल आइडिया हो जाए कि किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो बेसिकली सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रिगर हुआ है
व्हेन अ कॉन्टैक्ट इमेज इज़ एडिड और अपलोडेड, जैसे ही किसी भी कॉन्टैक्ट की इमेज ऐड होगी या अपलोड होगी, वो ट्रिगर कर देगा हमारे फेस एडिशन के प्रोसेस को, फ्लो को। और उसका फर्दर काम ये है कि सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड उठाएगा जिस कॉन्टैक्ट ने उसे किया है। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर अपलोड कर दी, तो ये ट्रिगर फायर हो जाएगा। ये हमारा फेस एडिशन का फ्लो फायर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम वो कॉन्टैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर लें। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो प्रोफ़ाइल पिक्चर से ट्रिगर हुआ था हमारा फ्लो, उस प्रोफ़ाइल क्योंकि उस प्रोफ़ाइल ब्लॉब बना लें, जो हमने स्टोरेज अकाउंट में कंटेनर बनाया था और उसमें ऐड कर लें। तो हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास एक पब्लिकली एक्सेसिबल यूआरएल का। तो बेसिकली जब हम कोई पावर प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी इमेज अपलोड करते हैं तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होती, तो हमारा फेस एक्सेस नहीं कर सकती। तो उसका वर्कअराउंड ये किया मैंने कि मैंने ब्लॉग पे वही पिक्चर अपलोड करा दी, जिससे हमारा पब्लिकली एक्सेसिबल यूआरएल आ गया और उस यूआरएल को हमने आगे पास कर दिया डिटेक्शन एंड फर्दर रिकॉग्निशन के। तो फेस एडिशन में थर्ड स्टेप ये है कि हमने यूआरएल ले लिया उस इमेज का जिस इमेज से फ्लो ट्रिगर हुआ था। उसके बाद create a person from blob image URL and associate its ID so that we can add to a person group। तो बेसिकली पर्सन बनाना पड़ता है पहले फेस एपीआई के एक्सपोज एपीआई से, और उसके बाद वो पर्सन ग्रुप में हो सकता है। तो पर्सन बेसिकली एक एंटिटी है एंड उसका कंटेनर है। तो पर्सन पर्सन बहुत सारे पर्सन ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद हम अगर ट्रेन करेंगे तो वो सारे एक साथ मॉडल एक साथ ट्रेन हो जाएगा रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर हमारे पास हमने उस जो हमने प्रीवियस स्टेप फोर्थ स्टेप में बनाया था वो पर्सन हमने पर्सन ग्रुप में ऐड कर, जो हमने फर्स्ट फ्लो से पर्सन ग्रुप बनाया था उसकी आईडी हमने उठाई थी और उस वही हमारा मतलब ग्लोबल पर्सन ग्रुप है नेम्ड इम्पीरियम डायनामिक्स और व्हाटएवर योर ऑर्गेनाइजेशन इज। उसके बाद हमने एक्शन परफॉर्म किया ट्रेन पर्सन ग्रुप फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन। तो बेसिकली जितने भी फेसेस उस पर्सन ग्रुप में होंगे हमने उस पर्सन ग्रुप को ट्रेन कर दिया, तो वो रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए रेडी हो गया। बेसिकली हमारा रिकॉग्निशन मॉडल ट्रेन हो गया जिसे हम फर्दर यूज आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर हमने डिलीट कर दिया जो क्रिएट किया था हमने ब्लॉब पे स्टोरेज, क्योंकि हमें सिर्फ वो पब्लिकली एक्सेसिबल लिंक चाहिए था, हमें इमेज का कुछ नहीं करना क्योंकि हमने मॉडल ट्रेन कर दिया है। तो हम स्टोरेज हम यूटिलाइजेशन ख़त्म कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हमें स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वो जो ब्लॉब हमने थर्ड स्टेप में क्रिएट किया था हमने सेवंथ स्टेप में डिलीट कर दिया। तो हमारे पास एट एवरी इंस्टेंस जब ये फ्लो टोटली रन होगा हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं होगी क्योंकि जो क्रिएट ही डिलीट कर दी। तो अगर हम इस फेस एडिशन के फ्लो पे जाते हैं तो सबसे पहले ट्रिगर है क्रिएट और अपडेट के कॉन्टैक्ट पे इन विच आई हैव फिल्टर्ड द कॉलम जो सारे इमेज से रिलेट करते हैं। तो अपडेट होगी इमेज या चेंज होगी या क्रिएट होगी तो हमारे पास ये फ्लो रन हो जाएगा। उसके बाद मैंने वही कॉन्टैक्ट जो ट्रिगर हुआ था जिससे हमारा फ्लो ट्रिगर हुआ था वो कॉन्टैक्ट उठा लिया। उसके बाद पर्सन ग्रुप मैंने एक कंपोज के स्टेप में पर्सन ग्रुप जो हमने स्टार्ट में क्रिएट किया था जो कि यूनिक आइडेंटिफायर है वो हमने एक कंपोज के स्टेप में रख लिया। उसके बाद हमने ब्लॉब बना लिया ताकि हमारे पास हमने फिर एक कंटेनर का हमने स्टोरेज में जो कंटेनर यूज़ किया था उसमें हमने एक
ब्लॉब स्टोर करा लिया ताकि हमारे पास पब्लिकली एक्सेसिबल यूआरएल आ जाए। ये जो इमेज है ये हमें ट्रिगर से मिली थी, हमने बेस 64 में कन्वर्ट कर लिया ताकि वो ब्लॉब पे स्टोर हो जाए। देन हमने जो बेस यूआरएल है उसके आगे हमने पाथ अपेंड कर दिया, तो हमारे पास एक एक्सेसिबल यूआरएल मिल गई पेज की। उसके बाद हमने कर लिया, क्योंकि हमें उस पर्सन ग्रुप में ऐड करना था। पर्सन की हमने जो भी इमेज थी हमने पर्सन ग्रुप की आईडी दे दी जो हमने ऊपर सेट कराई थी। उसके बाद पर्सन का नेम दे दिया और हमने उस पर्सन को ऐड कर दिया इस पर्सन ग्रुप में विद यूज़र डेटा ऑफ इट्स आईडी। तो फ़ायदा ये होगा कि हमें जब भी ये पर्सन डिटेक्ट होगा, हमें इसकी आईडी मिल जाएगी और हम अपने डेटावर्स में उस आईडी से रेफ़र कर सकते हैं और उसकी जो भी रिक्वायर्ड फ़ील्ड्स हैं, हम वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी कोई नया पर्सन ऐड होगा, ये फ्लो ट्रिगर होगा और हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्टिमाइज़ेशन ये हो सकती है कि अगर आप अपना नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि अभी सिर्फ़ डेटा एंट्री का काम हो रहा है, तो आप ये वाला स्टेप जो नेक्स्ट है ट्रेन का, जिससे ये पर्सन ग्रुप ट्रेन हो रहा है, ये बेसिकली पोस्ट का मेथड है। इसकी हमारे पास कनेक्टर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एचटीटीपी कॉल कर दी और ये सब्सक्रिप्शन की जो हमने उधर से गेट की थी जब हमने एज़्योर पे फेस एपीआई का हमने सर्विस बनाई थी और ये हमारा पब्लिकली एक्सेसिबल यूआरएल था। हमने ये यूआरएल जनरेट कर लिया, ये कॉल थी, हमने पर्सन ग्रुप जो हमारा पर्सन ग्रुप का यूनिक आइडेंटिफायर था, हमने इधर दे दिया एंड हमने ट्रेन की कॉल कर दी। तो बेसिकली ये उस पर्सन ग्रुप फेसेस हैं उन पे रन होगा और एक मॉडल ट्रेन कर देगा। तो हम बात कर रहे थे कि ऑप्टिमाइज़ेशन जो हो सकती है कि अगर नया सिस्टम है और हम सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारे पास हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स और उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स भी एंटर होंगी और अभी हम फेस रिकॉग्निशन बेस्ड एंट्री नहीं कर रहे, तो हम ये ट्रेन का स्टेप स्किप कर सकते हैं और जब हम श्योर हो जाएँ कि हमारा जो बल्क डेटा है वो एंटर हो गया है, उसके बाद हम ये ट्रेन की कॉल चला सबको मॉडल में क्रिएट कर लेगा। तो हम फ़ायदा ये हुआ, हर प्रोफ़ाइल पिक्चर की एंट्री पे ये कॉल नहीं चलेगी, एक साथ थाउज़ेंड्स ऑफ रिकॉर्ड चले जाएँगे। उसके बाद सिर्फ़ एक बार ये कॉल चलेगी और उसके बाद हम ये फ्लो का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि फिर इतनी जल्दी-जल्दी ऐड नहीं होंगे वन्स द डेटा एंट्री इज़ कंप्लीटेड। उसके बाद हमने स्टोरेज से हमें यूआरएल मिला था, वो हमने डिलीट कर दिया ताकि हमारे पास स्टोरेज हमेशा एम्प्टी रहे। तो इससे बेसिकली हमारे हर इंस्टेंस पे जैसे ही कोई फेस ऐड होगा, अपडेट होगा, हमारा मॉडल में वो ऐड हो जाएगा आईडी और हमारा मॉडल उस पे ट्रेन हो जाएगा। अगला पार्ट है फेस डिटेक्शन का। तो बेसिकली फेस डिटेक्शन में हमारे 8 स्टेप्स हैं। हम सिमिलर काम करेंगे, पहले स्टेप्स को गो थ्रू, उसके बाद फिर हम फ्लो जाके देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास ट्रिगर है, मैनुअली ट्रिगर है कैनवस ऐप से। तो हमने जो यूआई के लिए कैनवस ऐप क्रिएट की थी, हम सबसे पहले उसमें पिक्चर अपनी कैप्चर करेंगे या जिसकी भी कैप्चर करेंगे जो एंट्री के लिए है और उसके बाद हम डिटेक्ट की कॉल भेज देंगे। ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है कि हम ऑटोमेटिकली किसी फ्रेम पर सेकंड पे ऑटोमेटिक पिक्चर कैप्चर करते रहें और और डिटेक्शन के लिए भेजते रहें। तो किसी मैनुअली पिक्चर कैप्चर करके डिटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फॉर द पीओसी मैंने सिर्फ अभी कैनवस ऐप बनाई है। इसकी फर्दर
फर्दर स्टेप ये हो सकते हैं कि हम ऑटोमेटिकली पिक्चर कैप्चर करते रहें और किसी यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े और ऑटोमेटिकली हम एआई, आईओटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी रिस्पॉन्स होगा वो डायरेक्टली आईओटी को डिलीवर। अगर एंट्री के लिए गेट खोलना है तो वो ऑटोमेटिकली खुद खुल जाएगा। उसके बाद हमने पार्स इमेज की कैनवास ऐप के ट्रिगर से, क्योंकि हमने पिक्चर खींच के डिटेक्शन के लिए कॉल भेजी थी, फिर हमने फ्लो को डिलीवर की थी, तो हमने उस इमेज को पार्स कर लिया फ्रॉम जेसन। उसके बाद हमने सिमिलर थर्ड स्टेप किया कि हमने ब्लॉब बना लिया, तो हमारे पास पब्लिकली एक्सेसिबल यूआरएल आ जाएगा, जिससे हम आगे के काम कर सकते हैं। फिर हमने डिटेक्शन फेस डिटेक्शन की एपीआई उस ब्लॉब यूआरएल से, तो हमारे पास सारे फीचर्स आ गए। इसमें अच्छी बात ये है कि इसकी और भी एक्सटेंशन बहुत हैं, जैसे कि ये हमें एक्सेसरीज दे देती है डिटेक्शन फेस के साथ, कि उसमें क्या क्या एक्सेसरीज हैं, जैसे कि ग्लासेस, मेकअप, एज, जेंडर, फेस मास्क। तो बहुत सारी एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस भी हम इससे बना सकते हैं। उसके बाद हमने जितनी भी फेस आईडीज़ हमें रिसीव हुई थी प्रीवियस स्टेप से, डिटेक्शन फेस से, क्योंकि फेस मल्टीपल भी हो सकते हैं। मैंने 4 फेसेस तक ट्राई किया था, बिल्कुल अच्छा चल रहा था। तो हमने उस पे फेस आईडीज़ जो गेट हुई, हमने उस पे लूप कर लिया और उसके बाद हमने ग्रुप में ही एक-एक आईडी, फेस आईडी को देखा कि करती है पर्सन ग्रुप में। अगर करती है तो उसके एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट्स लाया और उसके बाद उसकी फील्ड एक्सेस करके उसका एंट्री स्टेटस पता कर लिया कि वो एंट्री उसकी एक्सेप्टेबल है या वो एंट्री नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर बिल्डिंग या ऑफिस में। हम अब इसका फ्लो देख लेते हैं कि फ्लो पे किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। तो हमने सबसे पहले पावर ऐप से मैन्युअली ट्रिगर किया और उसमें से ये सारी प्रोसेसिंग है जेसन के लिए, उसमें से हमने इमेज एक्सट्रैक्ट कर ली। उसके बाद हमने गेट ब्लॉब डेटा में हमारे पास इमेज की जो बाइनरी है वो हमें मिल गई। उसके बाद मैंने इसमें एक अलग कंटेनर बनाया हुआ है, वही स्टोरेज अकाउंट में जो डिटेक्शन पिक कंटेनर है, उसमें मैं से बेस 64 में उस इमेज को कन्वर्ट करके, ताकि हमें पब्लिकली एक्सेसिबल यूआरएल मिल जाए, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं और फेस एपीआई के थ्रू उस इमेज से कांटेक्ट कर सकते हैं यूआरएल के थ्रू। फिर वही जो पर्सन ग्रुप था हमारा, यूनिक आईडी जो हमने हमने सबसे फर्स्ट फ्लो में बनाई थी, जो कि इम्पीरियम डायनेमिक या ग्लोबली कोई भी किसी की कंपनी की हो सकती है, वो हमने कंपोज के स्टेप में डाल दी। देन हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट करी डिटेक्शन के लिए, तो बेसिकली इसमें भी हमें सब्सक्रिप्शन की चाहिए होती है, जो हमने एजोर के हमारे वो हमने जब फेस एपीआई की सर्विस बनाई थी, उसमें एजोर की फेस एपीआई की सब्सक्रिप्शन की थी, वो हमने कॉपी करी थी, तो वो हम इधर यूज़ करेंगे और हम यूआरएल रिलेटेड यूज़ करेंगे जो हमारे इमेज ब्लॉक का है।
फिर हमने फेस डिटेक्शन के लिए हमने कॉल भेज दी उसी ब्लॉब से। फिर हमने उसको पार्स किया जेसन में, जो हमारे पास फेस आईडीज आ रही थी डिटेक्शन के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ मैंने दोनों तरीके से जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं कर रहा था। इस ये कनेक्टर है और ये हमारे पास पोस्ट की कॉल है, बेसिकली सेम कर रहे हैं। तो इसमें पता चल रहा है कि कितनी ईज है थ्रू कनेक्टर फॉर अ सिटीजन डेवलपर। उसे ये सारी चीज़ें ये कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट उसे एक कनेक्टर के थ्रू अपने इमेज यूआरएल भेजना है, शन रेफरेंस बनाना है जिसके थ्रू वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकता है। तो भी रिजल्ट आएगा फ्रॉम डिटेक्ट फेसेस। हमने उसे पार्स किया जेसन में, जेसन से तो हमारे पास फेस आईडीज आ गए इन द। तो ये सारे चेक्स हमने लगाए हुए हैं कि अगर कोई फेस डिटेक्ट ना हो, हमारा फ्लो क्रैश ना हो, वो रिस्पेक्टिव हमें रिस्पॉन्स दे दे हमारी कैनवस ऐप में। तो बेसिकली हमने सबसे पहले देखा कि अगर जो उनका आउटपुट है वो अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई फेस डिटेक्ट नहीं की है, तो हम कहेंगे नो डिटेक्शन फाउंड और हम अपने फ्लो से टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर हमने देखा है हमारे पास बॉडी में ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम वन उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, हम चेक करेंगे उसकी फेस आईडी, क्योंकि फेस आईडी हम एंड में हमारे पास जो आता है वो फेस आईडी आती है, वो सारे फीचर्स कंप्यूट करके। तो हमने आइडेंटिफाई वो फेस आईडी उस पर्सन ग्रुप में जो हमारे पास हमने क्रिएट किया था शुरू में। हमने सब्सक्रिप्शन की भेजी, इसका भी हमारे पास कनेक्टर नहीं था तो हमने पोस्ट की एपीआई एचटीटीपी की एपीआई कॉल भेज दी। के बाद हमने उसकी बॉडी जेसन से पार्स किया रिजल्ट, और फिर हमने हर ऑब्जेक्ट पे आइडेंटिफाई कराया और आइडेंटिफिकेशन पे आगे फर्दर स्टेप्स किए कि अगर बॉडी है, कैंडिडेट फाइंड करता है और कॉन्फिडेंस लेवल इज ग्रेटर देन 0.5 है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल भी एक चीज़ होती है फेस रिकग्निशन में कि मॉडल कितना कॉन्फिडेंट है कि वो सेम बंदा है। तो मैंने जो थ्रेशोल्ड रखा है वो 0.5 का रखा है क्योंकि इसमें मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली सिर्फ ये है कि जो इमेज हमने प्रोवाइड की है और जो बंदा हमने पर्सन ग्रुप में मतलब मॉडल में ट्रेन हुआ है उस पे कितना कॉन्फिडेंस है मॉडल को प्रिडिक्ट करते हुए कि वो इमेज यूआरएल उसी पर्सन ग्रुप के पर्सन की है। तो जैसे ही हमें अपना ये पता चल गया कि हमारे पास पर्सन आइडेंटिफाई हुआ है, रिकॉग्नाइज हुआ है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल 0.5 से ज़्यादा है, तो हमने उस पर्सन को गेट किया फ्रॉम द सेम ग्रुप पर्सन ग्रुप। हमने उसे रिट्रीव किया अपने डेटाबेस से क्योंकि हमने यूज़र डेटा में उसकी आईडी ऐड की हुई थी। और उसके बाद हमने एक वेरिएबल बना ली, एरे बना ली, जिसमें हमने नेम अपेंड कराया और उसका स्टेटस के उसे एंट्री अलाउड है या नहीं अलाउड। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिटेक्ट भी हो सकते हैं फेसेस और मल्टीपल रिकॉग्नाइज, तो हमें सब वो रिकॉग्नाइज फेसेस चाहिए जो हमारे सीआरएम या डेटावर्स में हमारे एज अ कॉन सबके स्टेटस चाहिए। तो बेसिकली ये सारे इस आईडी पे ये प्रोसेस रन होगा और सबके नेम इधर ऐड हो जाएंगे जो जो हमारे में प्रेजेंट है।
उसके बाद हमने जब हमारी पूरी एरे रेडी हो गई तो हमने एक एरे पे चेक लगाया कि एरे में अगर कोई कॉन्टैक्ट डिटेक्ट और रिकॉग्नाइज हुआ है तो वो उस एरे में अवेलेबल होगा। तो हमने सिंपल चेक कर लिया कि एरे की लेंथ ग्रेटर दैन 0 है। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो उसने कुछ डिटेक्ट किया है। तो उस डिटेक्शन के रिजल्ट में हम उसे ज्वाइन कर रहे हैं बाय कॉमा। सो जो जितने भी हैं, फर्स्ट करें जुनैद है, मोहसिन है, और जितने भी पर्सन डिटेक्ट हुए हैं, रिकॉग्नाइज हुए हैं स्टेटस इन मॉडल ड्रिवन ऐप, वो हमारे पास इधर आ जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। और अगर किसी कोई डिटेक्ट हुआ है लेकिन वो हमारे डेटाबेस में नहीं है तो उसमें ये आ जाएगा कि अनेबल टू, मतलब वो पर्सन डिटेक्ट तो हुआ है लेकिन डेटाबेस में नहीं। उसके बाद हमने कैनवस ऐप जो यूआई के लिए बनी, वो कैप्चर इमेज हमने कैच की है। कैप इमेज पर्सन की कैप्चर करके हमने डिटेक्शन की कॉल भेजी है जो कि वो कैप्चर्ड इमेज हमारे फ्लो को भेज देती है। उसके बाद हमने जेसन से जो हमने इमेज पार्स की थी फ्लो में, हमने उस जो हमारा फेस बेसिकली फेस डिटेक्शन वाला फ्लो है वो रन हो रहा है। उसके बाद हमने रिस्पॉन्स गेट किया है जो हमारा अनेबल टू फाइंड अ पर्सन था, नो पर्सन एग्जिस्ट था, और पर्सन लिस्ट थी बेसिकली। अगर हम फ्लो पे जाएं तो अनेबल टू फाइंड अ पर्सन इन अ सिनेरियो के पर्सन का फेस हमारे कांटेक्ट में अवेलेबल नहीं है। पर्सन का अगर फेस डिटेक्ट हुआ है और हमारे कांटेक्ट में भी अवेलेबल है तो उसके नाम विद देयर एंट्रीज आ जाएंगी कि अगर पर्सन ही डिटेक्ट नहीं हुआ तो हमारे पास नो डिटेक्शन फाउंड का डिस्प्ले होगा। और उसके बाद हम वो रिजल्ट अपने कैनवस ऐप में शो कर रहे हैं। तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें रन होती हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो बेसिकली ये मैंने एक मॉडल ड्रिवन ऐप बनाई थी सेम डेटाबेस पे, जिसमें एक मैंने कॉन्टैक्ट बना लिया था और उसकी मैं इमेज अपलोड कर रहा था। तो जैसे ही मैं इमेज अपलोड करूँगा या कॉन्टैक्ट में क्रिएट करते हुए मेरी इमेज अपलोड हुई भी होगी तो हमारे पास वो फेस एडिशन वाला फ्लो रन होगा। इस सबसे पहले जो सिनेरियो के स्टार्ट में हम पर्सन ग्रुप के क्रिएशन का करते हैं ताकि सारे फेस एडिशन उसी पर्सन ग्रुप में हो और सारे डिटेक्शन ग्रुप से हो ताकि इनकंसिस्टेंसी ना आए हमारे सिस्टम में। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले एक कॉन्टैक्ट बनाया मैंने अपने नाम का, उसके बाद मैंने अपनी इमेज अपलोड की। तो बेसिकली इस अपलोड की कॉल पे फेस एडिशन वाला फ्लो रन हो गया होगा और हमारा मॉडल है वो ट्रेन हो गया। देन मैंने एक एंट्रेंस अलाउ की फील्ड रखी हुई है डेटाबेस लेवल पे जो हमें सिंपली बताती है कि इस कॉन्टैक्ट की एंट्री अलाउड है या नहीं है। तो बेसिकली हम जब फेस ऐड किया हमने इस फेस की जो आईडी थी वो हमने यूज़र डेटा में भेज दिया कि जैसे ही जब कभी रिट्रीव हो ये वाला फेस तो हम इस आईडी से अपने डेटाबेस में रेफर कर लें और एंट्रेंस अलाउड हम फील्ड उठा के उसका रिस्पॉन्स डिस्प्ले। उसके बाद हमने एंट्रेंस अलाउ यस कर दिया और सेव कर दिया। फिर हमने एक कैनवस ऐप बनाई जिसमें कैप्चर फोटो की के लिए हमने कॉल भेज दी।
तो बेसिकली ये फ़ोटो जाएगी फेस डिटेक्शन वाले फ़्लो में, वो पार्स करेगी इमेज, ब्लॉब बनाएगी, डिटेक्ट करेगी और चेक करेगी। अगर पर्सन ग्रुप में हमारा कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, तो उस कॉन्टैक्ट पे जाके मॉडल ड्रिवन पे डेटाबेस पे हिट मारेगी और एंट्री अलाउड का की फ़ील्ड वो एक्सेस करके हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करा देगी कि बेसिकली इस कॉन्टैक्ट की एंट्री अलाउड है या नहीं। कि हमारी एंट्री अलाउड थी, जो हम मॉडल ड्रिवन से सेट की थी, तो रिज़ल्ट दे दिया अलाउड विद द रिस्पेक्टिव नेम। उसके बाद मैंने एंट्रेंस अलाउड के फ़ील्ड का स्टेटस चेंज कर दिया, नो कर दिया और फिर से हम कॉल भेजेंगे तो देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कॉन्टैक्ट लिंक हुआ है या नहीं। तो क्योंकि हमने नॉट अलाउड की थी फ़ील्ड की वैल्यू, तो इसने जब रिट्रीव की है वो फ़ील्ड, तो उसे नो मिला, तो और हमने डिस्प्ले कर दिया नॉट अलाउड। तो बेसिकली इसकी फर्दर एक्सटेंशंस बहुत अटेंडेंस के लिए ये यूज़ हो सकता है, मास्क के लिए यूज़ हो सकता है, एक्सेसरीज़ को देखने के लिए ये यूज़ हो सकता है, इसे हम आईओटी से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये रिस्पॉन्स इधर डिस्प्ले करा दिया है, लेकिन अगर आईओटी से कनेक्ट करके उस पे कुछ एक्शन हो जाए, तो ये सारी इसकी फर्दर कैपेबिलिटीज़ हैं। तो बेसिकली पावर प्लेटफ़ॉर्म को अगर हम यूनाइट करके यूज़ करें तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पावर ऐप एज़्योर के कॉग्निटिव सर्विस को यूज़ करते हुए इतनी अच्छा पीओसी रेडी हो गया। अच्छा, टाइम क्योंकि हो गया है, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप you like the session. If you have any questions or anything related to the session, you can to me on this email, sayed.junaid@imperiumdynamics.com.